तो जो जो एंट्रीज लास्ट वीडियोस में जो मिसिंग थी उसको अब ये करते हैं। तो जैसे सबसे पहला था मैंने जो, तो सबसे पहले आप लोग समझो कि कभी कभी कैसा होता है कि रिसीव्ड एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर। कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर हम लोग को कोई काम करने के लिए एडवांस में पैसा दे देता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता, एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि कस्टमर का काम करने के लिए या फिर कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने के लिए कस्टमर से हम लोग एडवांस में पैसा लेते हैं। कस्टमर से हम लोग क्या करते हैं, एडवांस में पैसा लेते हैं। तो सोचो कि बिजनेसमैन के पास पैसा आएगा कि जाएगा। तो बिजनेसमैन के पास पैसा आएगा, तो बिजनेस पैसा आएगा मतलब कैश कम्स इन। तो कैश कम्स इन, इसलिए डेबिट। ठीक है, अब ये पैसा किसकी वजह से है? मतलब यहाँ पे आपने बिजनेसमैन का एंगल सोच लिया, अब जिसने पैसा दिया अब उसके एंगल उसके बारे में सोचो। तो कस्टमर ने आपको पैसा एडवांस में दिया ना, तो कस्टमर गिवर हो जाएगा। कस्टमर क्या हो जाएगा? गिवर हो जाएगा, इसलिए वो क्रेडिट में आ जाएगा। और उसके लिए वर्ड आपको क्या यूज करना? कस्टमर यहाँ पे गिवर है इसलिए क्रेडिट में आ जाएगा। बस। अब इसी का फिर अगर एंट्री पास करना तो मैं कैसे पास करूँ? तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू, आपको एक्चुअल में क्या मिला वो मेंशन करो तो वो थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट होता है। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट करके लिख सकते हैं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट। बस। तो जो भी पैसा मिला रहेगा वो पैसा यहाँ पे लिख देना, समथिंग समथिंग। और नरेशन तो वही जैसे मैंने आपको बताया था कि बीइंग एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। हो गया। तो जब भी आपको आपके क्लाइंट से, आपके कस्टमर से या कोई भी अगर आपको एडवांस पेमेंट करेगा तो आपको ये एंट्री पास करनी है। तो आपको यहाँ पे ये सोचना है कि आपके पास पैसा आ रहा है, कैश कम्स इन, इसलिए डेबिट में। जिसने आपको पैसा दिया है वो गिवर है, इसलिए उसको क्रेडिट में करना। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखो भी नेक्स्ट सेकंड केस। तो जिस तरह मुझे एडवांस मिल सकता है तो मैं भी तो किसी को एडवांस में पेमेंट कर सकता हूँ। तो अब इसकी एंट्री समझते हैं। तो एडवांस गिवन टू सप्लायर, मतलब मैंने किसी पार्टी को दिया है। तो सप्लायर मतलब मैं किसी पार्टी से कोई माल उधार पे खरीद, जैसे कि मैं किसी से माल उधार पे खरीदता हूँ और फिर मैं उसको किसी को बेचता हूँ। तो जो मैंने पहला केस बताया तो उसमें क्या था कि कस्टमर ने मुझे एडवांस में पैसा दिया। अब मैं जिससे माल खरीद रहा हूँ समझो कि वो मैं सप्लायर हो गया, तो मैंने उसको एडवांस में पेमेंट दिया है। ठीक है, तो आपको दोनों के बारे में सोचना है। तो पहले आप अपने बारे में सोचो कि अगर आप किसी को एडवांस में पेमेंट करोगे तो आपके पास से पैसा जाएगा। तो जो चीज़ जाती वो क्रेडिट में आ गया, मतलब आपकी चीज़ क्रेडिट में आ गई। तो क्रेडिट वाला पार्ट डिसाइड हो गया। अब हम लोग को डेबिट वाला पार्ट सोचो, आप उसके बारे में सोचो कि जब आप उसको पैसा दोगे तो वो तो पैसा रिसीव करेगा। वो पैसा क्या करेगा? रिसीव करेगा। तो वो रिसीवर हो जाएगा। तो रिसीवर किधर आ जाएगा? डेबिट में। तो पहले उसका नाम। तो इसलिए यहाँ पे एंट्री ऐसा बनेगा जैसे सप्लायर आपका पैसा रिसीव करेगा, वो रिसीवर है। सप्लायर एक नेचुरल पर्सन है, रिसीवर है, इसलिए डेबिट में। और आपके पास से कैश जाएगा तो कैश गोज आउट, इसलिए क्रेडिट में। बस। अब इसी को फेयर कर दो। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे वर्डिंग लिखा था ना, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो भी वैल्यू रहेगा वही वैल्यू यहाँ पे लिख देने का। नरेशन वही बीइंग से स्टार्ट करो, आपने जो काम किया वो लिख दो। हो गया। तो ये एडवांस वाला केस था। ठीक है, अब उसके बाद रिटर्न वाले थोड़ी डिस्कस कर लेते। शायद मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में शायद रिटर्न्स के बारे में मैंने बात नहीं की थी शायद ज्यादा। अब देखो, अभी समझो कि अगर मैं कोई चीज परचेज करूंगा तो परचेज करने के बाद अगर समझो कि वो गुड्स जो है डिफेक्टिव निकल गया, डैमेज निकल गया, खराब निकल गया, तो मुझे इसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो जब हम लोग परचेज किया माल रिटर्न करेंगे तो उसके लिए परचेज रिटर्न करके वर्ड यूज करेंगे। और जब हम लोग सेल करेंगे कस्टमर को और कस्टमर जब हमारा माल वापस हमें रिटर्न कर देगा तो उसके लिए सेल्स रिटर्न करके वर्ड यूज करेंगे। मतलब परचेज रिटर्न अकाउंट क्रिएट करेंगे और सेल्स रिटर्न अकाउंट।
बस, ठीक है। नेक्स्ट है, समझो कि गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा है गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। मैंने ट्रांजेक्शन क्या लिखा है? गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। सप्लायर को हमने गुड्स रिटर्न किया है, तो सोचो, पहले आप अपने बारे में सोचो कि अगर आपने सप्लायर को गुड्स रिटर्न किया तो आपके पास से जाएगा, आपके पास से जाएगा तो जो चीज जाती है वो क्रेडिट में आ जाएंगे, तो क्रेडिट वाला पार्ट डिसाइड हो गया, बराबर। आपने किसको रिटर्न किया? सप्लायर को, तो सप्लायर वो क्या करेगा? रिसीव करेगा, तो वो रिसीवर हो जाएगा, इसलिए डेबिट में आ जाएगा। इसलिए इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? सप्लायर। सप्लायर या जो पार्टी को आपने लिखा रहेगा, तो सप्लायर डायरेक्ट लिखो चलेगा? डायरेक्ट ही लिखता हूँ। नहीं सर, नहीं समझेगा डायरेक्ट। ओके, तो सप्लायर रिसीव करेगा तो वो रिसीवर हो जाएगा, इसलिए डेबिट में। और आपके पास से गुड्स जाएगा तो गुड्स रिटर्न करके लिखना पड़ेगा, तो ये गोज आउट, इसलिए क्रेडिट में आ जाएगा। अब इसी का अपन को क्या करना है? नरेशन लिखने। तो नरेशन कैसे लिखेंगे? सॉरी, नरेशन में एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री क्या लिखेंगे? मैं लिखूंगा सप्लायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिटर्न। तो मैंने गुड्स रिटर्न किया सप्लायर को, तो मैं सप्लायर को गुड्स रिटर्न कब करूंगा? जब मैं खरीदूंगा तभी तो उसको रिटर्न करूंगा, मतलब जब मैं परचेज करूंगा तभी तो मैं इसको रिटर्न करूंगा। तो जब मैं परचेज किया माल अगर रिटर्न करता हूँ तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करना है आपको? परचेज रिटर्न। तो जहां पे मैंने गुड्स रिटर्न लिखा है ना, तो वहां पे आ जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट, जो भी वैल्यू देगा वो लिखेंगे। हो गया। अब इसी का मिलता जुलता भाई, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। रिटर्न बाय कस्टमर मतलब मैंने अपने कस्टमर को माल बेचा था और मेरे कस्टमर ने माल मुझे वापस क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। तो पहले आप अपने बारे में सोचो कि आपके पास आज मतलब क्या होगा। तो मेरे पास मेरा माल वापस आ जाएगा, मतलब मेरा गुड्स मेरे पास आ गया, तो जो चीज आती वो डेबिट में, मतलब डेबिट वाला पार्ट डिसाइड हो चुका है। अब क्रेडिट वाला, तो किसने माल रिटर्न किया? कस्टमर ने, तो कस्टमर गिवर हो जाएगा, इसलिए इसको क्रेडिट कर दो। तो आपके पास गुड्स आएगा, तो गुड्स रिटर्न कम्स इन, इसलिए डेबिट में। और कस्टमर आपको रिटर्न करने वाला है, तो कस्टमर आपके लिए गिवर हो जाएगा, इसलिए क्रेडिट में। बस अब इसी का फेयर कर दो, तो फेयर कैसे करेंगे? तो मैं लिखूंगा गुड्स, हाँ ओके, वर्ड आपको तो वो यूज नहीं करना है। तो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने मुझे गुड्स रिटर्न किया, तो कोई भी कस्टमर मुझे रिटर्न कब करेगा? जब मैं इसको बेचूंगा, जब मैं उसको माल बेचूंगा तभी तो वो मेरे को रिटर्न करेगा। तो बेचने के बाद रिटर्न आया हुआ जो माल है तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न, इसलिए यहाँ पे सेल्स रिटर्न आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। जो भी आपका कस्टमर है, कस्टमर को डेटर भी बोलते हैं अकाउंट में, मतलब जो प्रो लोग हो चुके तो उनको पता रहेगा, और जो सप्लायर होता है उसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। जो क्रेडिट पे माल बेचता है उसे क्रेडिटर बोलते हैं, और जिसको कस्टमर को माल हम लोग जो उधार पे बेचते हैं उसको डेटर बोलते हैं। तो कस्टमर मतलब डेटर होगा, तो दोनों वर्ड आप लोग यूज कर सकते हैं। हो गया, तो ये रिटर्न वाला केस, ठीक है। अब अब नॉमिनल अकाउंट के कुछ जो फॉर्मूलाज है जो लास्ट टाइम पे मैंने नहीं बताया था, तो वो भी इसको हम यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है। तो देखो मैं अब, हाँ, तो रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट पे यूज हो गया, तो मतलब मैंने सब कुछ बता दिया। बट अभी नॉमिनल जो नॉमिनल अकाउंट होता है उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम पे नहीं दिए थे। अब उसके एग्जाम्पल को अच्छे से डिटेल में समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है वो भी लिख देता हूँ, तो आपके जहन में क्लिक होता रहेगा। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन। गेन मतलब प्रॉफिट,
मतलब ये रूल क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है कि बिजनेस के आपके जो भी एक्सपेंस होंगे, बिजनेस के आपके जो भी लॉसेस होंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, तो बिजनेस के आपके जो भी खर्चे हैं, जो भी आपके लॉसेस हैं, आप उसको हमेशा कहाँ पे लिखो, डेबिट। और बिजनेस के आपके जो भी इनकम होगा और जो भी प्रॉफिट होगा उसको आप कहाँ पे लिखो, क्रेडिट में लिखो। तो खर्चा किसको बोलेंगे, तो जिस रीजन की वजह से या जिस वजह से अगर आपके पास से पैसा जा रहा है, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी आप कोई कर रहे हो, समझो कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहे हो, या जिस वजह से आपके पास से पैसा जाएगा वो आपके लिए एक्सपेंस है, और जिस वजह से अगर आपके पास पैसा आएगा वो आपका इनकम। लॉस और प्रॉफिट क्या होता है कि मैंने कोई सामान 10 रुपए में खरीदा था और मैंने इसको कुछ दिन यूज किया और मैंने इसको 5 रुपए में सेल कर दिया, तो यहाँ पे 5 रुपीज का लॉस हो गया। प्रॉफिट क्या होता है कि मैंने कोई सामान खरीदा समझो 10 रुपए का, मैंने किसी को बेच दिया 15 रुपए में, तो यहाँ पे 5 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हो गया। तो लॉस और प्रॉफिट ये भी कहाँ पे आएगा, डेबिट और क्रेडिट में आएगा। तो जो लॉस होगा उसको आपको डेबिट में लिखना है, जो प्रॉफिट होगा उसको क्रेडिट में लिखना है। अब इसी के एग्जाम्पल को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक, लेट्स स्टार्ट। तो देखो पहला एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल लिखता हूँ, पेड सैलरी ₹50,000। क्या लिखा है, पेड सैलरी ₹50,000। तो बहुत सारे बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पेड सैलरी, तो अपने आप को रख के यहाँ पे सोचने का है कि आपने अपने वर्कर को सैलरी पे की है, आपने अपने वर्कर को क्या पे किया है, सैलरी पे की है, बराबर। तो जब आप अपने वर्कर को सैलरी पे करोगे तो सैलरी की वजह से आपके पास से पैसा जाने वाला है, सैलरी की वजह से। तो जिस वजह से आपके पास से पैसा जाएगा तो वो आपका खर्चा है, तो उस वजह का नाम क्या है, तो उस वजह का नाम है सैलरी, बराबर। तो इस वजह क्या है, सैलरी। तो सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट में आएगा। क्यों डेबिट में आएगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है कि एक्सपेंस को आपको हमेशा कहाँ पे लिखने का है, डेबिट में, लिख दिया, ठीक है। तो जब मैं सैलरी पे करूंगा तो मेरे पास से पैसा जाएगा, तो कैश गोज आउट, कैश गोज आउट। तो कैश एक चीज हो गई, तो चीजों के लिए आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, नॉमिनल अकाउंट। तो कैश गोज आउट, इसलिए क्रेडिट में हो गया। तो डेबिट वाला पार्ट मिल गया, क्रेडिट वाला, मतलब इसमें और कुछ ज्यादा नहीं सोच सकते, डेबिट भी मिल गया, क्रेडिट भी मिल गया। बस अभी इसी का क्या करने का, आपको फेयर करने का। तो फेयर एंट्री क्या पास करेंगे, तो फेयर एंट्री में पास करूंगा तो मैं लिखूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना सैलरी पे किया, 50,000, तो डेबिट में 50,000 आ जाएगा और क्रेडिट में 50,000। नरेशन बीइंग पेड सैलरी, हो गया। समझा, नहीं समझा कोई बात नहीं, अब दूसरा समझाता हूँ, देखो उसमें आपको समझ में आए। लिखता हूँ कि रिसीव्ड सैलरी ₹60,000। अब देखो पहला पेड था, अब रिसीव वाला केस हो गया। अब यहाँ पे आपको अपने आप को रख के सोचो कि आपको सैलरी मिल रहा है, तो मुझे अगर सैलरी मिलेगा तो क्या मिलेगा, आलू कांदा लहसुन मिलेगा। सैलरी मतलब सैलरी कैसे दिखाई देता है, तो सैलरी मिल रहा है मतलब आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा ना। जब आपको रिसीव होगा तो सैलरी आपको पैसा मिलेगा, बरोबर। तो सैलरी के फॉर्म में आपको पैसा मिलेगा, तो आपके पास पैसा आएगा, आपके पास पैसा आएगा, तो कैश कम्स इन, इसलिए डेबिट। अब ये सोचो कि ये पैसा किसकी वजह से आया है, सैलरी की वजह से। तो जिस वजह से आपके पास पैसा आएगा उस वजह को इनकम बोला जाता है, मतलब उस चीज को अपन इनकम बोले। तो यहाँ पे सैलरी मेरा क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो सैलरी मेरे लिए इनकम है, तो इनकम वाली चीज कहाँ पे आती है, क्रेडिट में, क्योंकि नॉर्मल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, इनकम को आपको हमेशा कहाँ पे लिखने का है, क्रेडिट में लिखने का। बस हो गया। अब इसी का फेयर एंट्री आपको पास करना है। तो फेयर एंट्री क्या पास करूंगा, तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। वैल्यू कितना आएगा, 60,000, 60। बोलो समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा कोई बात नहीं, तीसरा वाला समझा तो शायद उससे समझाएगा। यहाँ पे अब देखो थर्ड,
तो लिख रहा हूं कि पेड इंटरेस्ट ₹6,000। क्या लिखा है मैंने? पेड इंटरेस्ट ₹6,000। तो मैंने इंटरेस्ट पेड किया। तो सोचो कि जब मैं अगर इंटरेस्ट पेड करूंगा तो क्या होगा। अगर मैं इंटरेस्ट पेड करूंगा तो मेरे पास से पैसा जाएगा, तो कैश गोज आउट। क्रेडिट वाला पार्ट डिसाइड हो चुका है। अब डेबिट के बारे में सोचो। तो पैसा किसकी वजह से जा रहा है? तो पैसा इंटरेस्ट की वजह से जा रहा है। तो जिस वजह से पैसा जाता है उस वजह को एक्सपेंस बोला जाता है। और एक्सपेंस हमेशा कहाँ पे आएगा? डेबिट में आएगा। तो जब मैं इंटरेस्ट पेड करूंगा तो इंटरेस्ट की वजह से मेरे पास से पैसा जाएगा, तो उस वजह को क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं। तो एक्सपेंस डेबिट में आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट में। और जब मैं पेड करूंगा तो मेरे पास से पैसा जाएगा, इसलिए कैश गोज आउट, इसलिए क्रेडिट में। बस अब इसी का अपन को क्या करना है? फेयर करना है। तो फेयर कैसे करूंगा? तो मैं लिखूंगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 6,000। 6,000। बोलो अब समझा कि नहीं समझा? हाँ सर अब थोड़ा सा समझा। ठीक है, और एग्जाम्पल दो और समझा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिसीव्ड। रिसीव्ड कमीशन ₹8,000। मैंने लिखा रिसीव्ड कमीशन ₹8,000। तो मुझे कमीशन मिल रहा है। तो कमीशन मिलेगा मतलब क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? लोगों को समझ में नहीं आता। कमीशन मिल रहा है मतलब आलू मिल रहा है, अदरक मिल रहा है, क्या मिल रहा है? नहीं, कमीशन मिल रहा है मतलब आपको पैसा मिल रहा है। कमीशन मिल रहा है मतलब आपको पैसा मिला, तो आपके पास पैसा आएगा। तो कैश कम्स इन। आपके पास पैसा आएगा तो कैश कम्स इन, इसलिए डेबिट में। और कमीशन मेरे लिए क्या हो जाएगा? जिस वजह से आपके पास पैसा है तो आपके लिए इनकम हो जाएगा। तो इनकम किधर आ जाएगा? क्रेडिट में, क्योंकि यहाँ पे हमने नॉमिनल अकाउंट फॉलो किया। बस अब इसी का आप लोग को क्या करना है? आंसर लिखना है। तो इससे आंसर लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कितना? 8,000। बोलो समझा कि नहीं समझा? अभी थोड़ा समझा ऐसा, और थोड़ा। ओके, और एक एग्जांपल लिखता हूँ कि पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹12,000। तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। तो सोचो कि अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर मैं पे करूंगा तो क्या होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर मैं पे करूंगा तो मेरे पास से पैसा जाए। तो जो चीज जाती है वो क्रेडिट में आती है। तो क्रेडिट वाला पार्ट डिसाइड हो चुका है। अब डेबिट के बारे में सोचना। तो आपको ये सोचना है कि ये पैसा किसकी वजह से जा रहा है। तो जिस वजह से जा रहा है उस वजह को डेबिट कर दो। तो उस वजह का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे लिए एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट में। और कैश गोज आउट, इसलिए क्रेडिट में। बस अब इसी का आपको क्या करना है? फेयर कर देना। तो फेयर क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे कितना आएगा? 12,000। और डेबिट में, क्रेडिट में 12,000। अगर आपने समझो कि पेमेंट ऑनलाइन किया, चेक के थ्रू किया, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग के थ्रू अगर आपने पेमेंट किया है, चेक के थ्रू पेमेंट किया, तो जहाँ पे मैं कैश लिख रहा हूँ ना, जहाँ पे मैं कैश लिख रहा हूँ, और वहाँ पे आपको फिर बैंक का नाम यूज करना है, क्योंकि फिर वो आपके बैंक अकाउंट में से पैसा जाएगा। तो बैंक आपके बिहाफ पे पैसा पे करेगा। तो बैंक वहाँ पे गिवर हो जाएगा, इसलिए क्रेडिट। मतलब जब भी आप लोग कोई चीज खरीद रहे हो, बेच रहे हो, कुछ भी समथिंग, और वहां पे अगर चेक वर्ड अगर यूज हो रहा है, या फिर ऑनलाइन पेमेंट के बारे में लिख के दिया है, तो नेट बैंकिंग का अगर वर्ड लिख के अगर आपको लिख के दिया रहेगा, तो उस केस में फिर आपको बैंक करके अकाउंट क्रिएट करना, मतलब बैंक बैंक का अकाउंट को लाना पड़ेगा आपको वहां पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंड लास्ट।
ला समझते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि समझो कि रिसीव्ड डिविडेंड रुपीज 3000। तो मैंने लिखा रिसीव डिविडेंड रुपीज 3000। अब ये रिसीव डिविडेंड रुपीज 3000 क्या होता है, तो पहले ये समझते हैं कि सर ये डिविडेंड क्या होता है। तो डिविडेंड का मतलब होता है कि जिस तरह आपको पता रहेगा कि अगर मैं बैंक में पैसा रखूंगा तो बैंक वाला हर साल उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट देता है। तो उसी तरह जब मैं किसी कंपनी का शेयर्स खरीदूंगा, जब मैं किसी कंपनी का शेयर्स खरीदूंगा, तो शेयर्स के रिटर्न में हर साल जो पैसा मिलता है ना, शेयर्स के रिटर्न में हर साल जो पैसा मिलता है ना, उस पैसे को बोला जाता है डिविडेंड। तो आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो डिविडेंड, अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है मतलब क्या मिल रहा है, तो सर डी से तो दाबिली होता है, तो दाबिली मिलेगा नहीं। तो डी से डिविडेंड का मतलब होता है कि आपको डिविडेंड के फॉर्म में पैसा मिलने वाला है, पैसा। तो आपके पास पैसा आने वाला है, तो कैश कम्स इन, इसलिए डेबिट में। तो डेबिट वाला पार्ट डिसाइड हो चुका है, अब आपको क्रेडिट वाला पार्ट सोचना है। तो किसकी वजह से पैसा आया, चलो बताओ किसकी वजह से पैसा आया। हाँ, डिविडेंड की वजह से। तो जिस वजह से पैसा आया उस वजह को क्रेडिट कर दो। ओके, तो आंसर कैसे होगा, तो देखो, डिविडेंड मिलेगा मतलब पैसा मिलेगा, तो कैश कम्स इन, इसलिए डेबिट में। और डिविडेंड की वजह से पैसा है, तो डिविडेंड मेरे लिए इनकम हो जाएगा, इसलिए वो क्रेडिट में। बस अब इसी का फेयर करना है, तो फेयर एंट्री क्या पास करूंगा, तो मेरे पास पैसा आएगा, तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, और जो भी इसका वैल्यू रहेगा वो लिख देंगे। तो कितना था उसका वैल्यू, 3000। तो डेबिट में 3000, क्रेडिट में 3000। नरेशन जो मैंने लिखा वही लिख देना, बीइंग रिसीव्ड डिविडेंड। बस, तो इस तरह आपको एंट्रिया इसकी पास करनी है।